Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. So आज हमारा इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जब टिश्यू सैंपल आता है तो उस टिश्यू सैंपल की क्या हम प्रोसेसिंग रखते हैं, उस प्रोसेसिंग के क्या स्टेप्स रहते हैं और हर एक स्टेप का हमने बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रोसीजर भी डिस्कस करा था। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज है हमारा पार्ट सेकेंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सीज को डिस्कस करने से पहले हम एक बार बायोप्सी को रिवाइज करते हैं। बायोप्सी क्या होता है? बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर हमें ये तो समझ आ गया कि एक लैब है जिसके अंदर टिश्यू सैंपल आ रहा है, उस टिश्यू सैंपल का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, राइट। उस टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो वो टिश्यू सैंपल है, वही क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करते हैं उसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट बायोप्सीज होती हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द निडल बायोप्सी, fine needle aspiration, core needle biopsy, vacuum assisted biopsy, image guided biopsy, endoscopic biopsy, skin biopsy, shave biopsy, punch biopsy, incisional biopsy, excisional biopsy और फाइनली बोन मैरो बायोप्सीज। तो इन सारी बायोप्सीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सीज को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सीज। अब हमें ये समझ आ गया कि जो हम टिश्यू को सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहला रहा है? बायोप्सी कहला रहा है, ठीक है। अब इसको कलेक्ट करने के भी दो मेथड्स होते हैं। टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक कहलाता है बायोप्सी और एक कहलाता है ऑटोप्सी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो व्हाट इज ऑटोप्सी एंड व्हाट इज बायोप्सी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? तो बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी और ऑटोप्सी में सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या होती है वो हम समझते हैं। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों ही प्रोसीजर के अंदर आप एक टिश्यू को कलेक्ट करते हो, एक ह्यूमन बॉडी से टिश्यू को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब बायोप्सी क्या कहलाएगा? अगर आपका जो वो ह्यूमन बॉडी है जिससे आप उस टिश्यू सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, वो ह्यूमन बॉडी अगर आपकी लिविंग है, जीवित है, और उससे आप उस टिश्यू सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, तो उस प्रोसीजर को, उस सैंपल को हम बायोप्सी बोलेंगे, राइट। ऑटोप्सी क्या होगा? अगर जिस ह्यूमन बॉडी से आप टिश्यू सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो और वो ह्यूमन बॉडी डेड है, ठीक है, और उससे आप उस टिश्यू सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, तो वो प्रोसीजर, वो सैंपल क्या कहलाएगा? ऑटोप्सी कहलाएगा। तो ये बायोप्सी और ऑटोप्सी में डिफरेंस होता है। तो बायोप्सी क्या होती है? इट इज परफॉर्म्ड ऑन लिविंग बॉडी, ये लिविंग बॉडी पे परफॉर्म की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें टिश्यू सैंपल जो लिविंग बॉडी से लिया जाता है। ऑटोप्सी डेड बॉडी पे परफॉर्म होती है, टिश्यू सैंपल को हम डेड बॉडी से लेते हैं। बायोप्सी का एम क्या होता है कि आप बायोप्सी को कलेक्ट क्यों कर रहे हो? एक लिविंग बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, वो कुछ कंप्लेन कर रही है, टिश्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करा, उसका एग्जामिनेशन करा, उसको डायग्नोस करने के लिए उसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो उसका एम क्या होता है बायोप्सी का? टू डिटरमाइन द प्रेजेंस, कि क्या वहां पे कोई डिजीज है या नहीं है टिश्यू के अंदर, अगर है तो फिर किस एक्सटेंट तक है, इस चीज का बायोप्सी का ये एम होता है, ठीक है। ऑटोप्सी का क्या एम होता है? टू डिटरमाइन द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ। यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है वो डेड ह्यूमन बॉडी है, तो ऑटोप्सी हम क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि डेथ का क्या रीजन रहा, क्या मैनर रहा, या फिर हम ये मालूम कर सकते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ बिफोर डेथ, डेथ से पहले क्या उसकी स्टेट थी उस डेड बॉडी की, या फिर हम वहां से कुछ रिलेवेंट ऑर्गन्स को रिटेन कर सकते हैं। तो ये सारे एम होते हैं हमारे ऑटोप्सी के। आज जो हमारा फोकस है वो रहेगा बायोप्सीज पे। So biopsy, it is a medical procedure that involve obtaining a small tissue sample। एक medical procedure है जिसमें आप एक small tissue sample को obtain कर रहे हो from the body for the examination under a microscope। examine करने के लिए under the microscope। So different type of biopsies। अब क्या है हमारी? फर्स्ट आती है हमारी निडल बायोप्सी। निडल बायोप्सी वर्ड की क्या समझ आ रहा है? बायोप्सी मतलब यहाँ पे टिश्यू कलेक्शन हो रहा है और लिविंग बॉडी से टिश्यू कलेक्शन हो रहा है फॉर इट्स एग्जामिनेशन, ठीक है। निडल बायोप्सी से क्या समझ आ रहा है आपको? निडल का मतलब यहाँ पे जो हम बायोप्सी का कलेक्शन कर रहे हैं, जो हम यहाँ टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम निडल को यूज में लेके कर रहे हैं, इसी इसका नाम क्या है? निडल बायोप्सी। बहुत सिंपल है। सो इट इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ अ थिन निडल। इसके अंदर हम थिन निडल को यूज में लेते हैं। द स्किन टू एक्सट्रैक्ट सेल्स, सेल्स को भी अलग कर सकते हैं, टिश्यूज को भी ले सकते हैं,
फ्रॉम द सस्पेक्टेड एरिया, जहां भी हमें डाउट है कि हाँ इधर के टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां से अगर हम निडल की हेल्प से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज निडल बायोप्सी, जिसके अंदर आपकी क्या क्या आती है, फाइन निडल एस्पायरेशन आता है, कोर निडल बायोप्सी आता है, वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी आता है और इमेज गाइडेड बायोप्सी आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एफएनए, दैट इज फाइन निडल एस्पायरेशन। फाइन निडल एस्पायरेशन वर्ड को कैच करिए, वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है कि इसके अंदर निडल तो यूज में ली जा रही है फॉर श्योर, फाइन निडल यूज में ली जा रही है, मतलब काफी बारीक, काफी कम गेज की निडल को यहाँ पे यूज में लिया जाएगा, अबाउट 25 गेज की निडल यहाँ पे यूज में ली जाती है, और यहाँ पे हम सैंपल को एस्पायरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डायग्राम में समझ आ जाएगा, ये एक पेशेंट है और पेशेंट यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है कि उसको एक गांठ फील हो रही है, मतलब लंप फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसको नेक में एक लंप फील हो रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर को ये डायग्नोस करना है कि यहाँ पे जो ये गांठ बन रही है, जो लंप बन रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको डायग्राम के अंदर, इमेज के अंदर, यहाँ पे जो ये लंप बन रहा है इसका रीजन क्या है, क्या ये गांठ कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, तो उसको उनको क्या करना है, उसको एग्जामिनेशन करना है। अब एग्जामिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लंप है इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा उसके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर किसी भी ऑर्गन में, किसी स्किन पे कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल नेक पे हमें गांठ नजर आ रही है, तो हम उसको फाइन निडल से हम क्या कर सकते हैं, वहां के सैंपल को एस्पायरेट करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है एफएनए का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लंप फील हो रहा है, अब पेशेंट जो डॉक्टर है वो कलेक्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल हैंडल, राइट। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है पिस्टल हैंडल। इस पिस्टल हैंडल, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, इसके आगे फर्दर सिरिंज कनेक्टेड रहती है और सिरिंज के आगे निडल कनेक्टेड रहती है, जिससे आपको सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो भी टारगेट साइट है वहां पे उस निडल को रखते हैं और उस निडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उस लंप के अंदर इंसर्ट करेंगे, एक मतलब कई बार उसको इन आउट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, जिससे वो वहां का एक फ्री सैंपल ले सके, ठीक है। फिर सिरिंज की हेल्प से वो एस्पायरेट कर लेंगे वहां के सैंपल को, निडल से तो पंचर कर लिया उस एरिया को, सिरिंज से क्या कर लिया, एस्पायरेट कर लिया। अब जो सिरिंज के अंदर सैंपल आया है उससे नंबर ऑफ स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं स्मीयर बना के, फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं और फाइनली उसकी माइक्रोस्कोपी करके एग्जामिन कर लेते हैं। तो ये एक सुपरफिशियल प्रोसीजर है। सो एफएनए के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एफएनए आर ऑफन यूज टू चेक सस्पिशियस लंप्स, सस्पिशियस जहां पे भी हमें डाउट है, डॉक्टर को डाउट है कि ये लंप किस वजह से हो रहा है यहाँ पे, तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है। वो लंप नेक में, ब्रेस्ट में, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लिवर, पेनक्रियास, इन सब जगह हो सकता है, ठीक है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या करा जाता है, एक थिन हॉलो निडल को यूज में लिया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है उस मास के अंदर, वो गांठ की जो मास बना हुआ है वहां पे इंसर्ट करा जाएगा, उसकी सैंपलिंग लिया जाएगा, उसको स्टेनिंग किया जाएगा और उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट इसका प्रोसीजर क्या होता है, द एरिया टू बी बायोप्साइड शुड बी सेलेक्टेड, जहां पे भी हमें बायोप्सी कलेक्ट करनी है उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उस एरिया को हम क्लीन करेंगे और वहां पे एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है, जैसे वो एरिया नम हो जाए, वो पेशेंट को पेन फील ना हो। उसके बाद हम जो पेशेंट, जो डॉक्टर कलेक्ट कर रहे हैं वो पिस्टल हैंडल लेंगे, जो पिस्टल हैंडल से क्या अटैच है, सिरिंज और निडल अटैच है, उसको निडल को इंट्रोड्यूस करेंगे उस मास्क के अंदर, उसको मूव करेंगे, निडल को टू एंड फ्रो, इन एंड आउट करके मूव करेंगे, जिससे हमें वहां का एक फ्री सैंपल मिल जाए। उसके बाद वो विड्रॉ कर लेंगे प्लंगर को, जो सिरिंज के पीछे वाला पार्ट होता है जिससे हम प्लंग करते हैं, तो वो प्लंगर है, उसको विड्रॉ करेंगे सैंपल को लेने के लिए, जिससे एक नेगेटिव सक्शन क्रिएट हो जाएगा सैंपल कलेक्शन के लिए। उसके बाद वो क्या कर लेंगे, निडल को वहां से विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, वहां से निकाल दी निडल। अब उनके सामने कुछ नंबर ऑफ स्लाइड्स रहती हैं, उस पर वो क्या करेंगे, उस एस्पायरेट सैंपल को, उसकी एक एक ड्रॉप, जितना भी उनको सफिशिएंट लग रहा है उतनी ड्रॉप उस पर रख देंगे, फिर उसका स्मीयर बना के उसकी स्टेनिंग करके उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। वहां पे एक फर्म प्रेशर लगा देंगे जहां पे एरिया पंचर हुआ है, उसके बाद वहां पे एंड देन प्रिपेयर नंबर ऑफ स्लाइड्स फॉर स्टेनिंग एंड देन एग्जामिन द स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर इट्स डायग्नोसिस, ठीक है। सो या दिस इज अबाउट द एफएनए। उसके बाद आता है हमारा कोर निडल बायोप्सी। कोर निडल बायोप्सी को समझने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एफएनए के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। एफएनए से जो हमने नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाई थी, जिसको हमने एग्जामिन करा था, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली एफएनए से, उस लम्प से जो आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, वो एक एक्सपायरेट सैंपल है ना। तो जब हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं तो कुछ सैंपल्स में हम कैंसरस मालूम भी कर पाते हैं, कुछ में नहीं मालूम कर पाते हैं, क्योंकि कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं जो उस एफएनए की स्लाइड से
पे परफॉर्म हम नहीं कर पाते। और इसी डिसएडवांटेज की वजह से कोर निडल बायोप्सी को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि कोर निडल बायोप्सी में एस्पायरेट नहीं, वहां पे एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एफएनए के डिसएडवांटेजेस की वजह से इंट्रोड्यूस करा गया कोनिडल बायोप्सी। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एफएनए के अंदर तो आप एस्पायरेट सैंपल कलेक्ट करते हो जिससे आप एडवांस टेस्ट नहीं लगा पाते, और कोनिडल बायोप्सी के अंदर हम एक स्मॉल टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम एडवांस टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर वो कैंसरस कंडीशन है तो उसको भी हम आराम इजिली डायग्नोस कर सकते हैं कंपेरेटिवली टू एफएनए। तो एफएनए के डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके अंदर कैंसर कैन बी मिस, डायग्नोसिस से मिस हो सकता है, और एडवांस टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। सो कोर निडल बायोप्सी में क्या होता है, इन कोर निडल बायोप्सी अ पीस ऑफ टिश्यू इज रिमूव्ड फॉर टेस्टिंग, यही डिफरेंस है इसके अंदर। वाइडर, अब आपको एक पीस ऑफ टिश्यू को आप कलेक्ट कर रहे हो, तो कलेक्ट करने के लिए आपको एक थिन निडल नहीं, एक वाइडर निडल की जरूरत है, ठीक है। तो इसके अंदर वाइडर निडल को यूज में लिया जाता है। और जो सीएनबीज होता है वो बेसिकली ब्रेस्ट बायोप्सीज को कलेक्ट करने में मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है। तो कोर निडल बायोप्सी में और फाइन निडल बायोप्सी में क्या डिफरेंस है? कोर निडल बायोप्सी में पहला डिफरेंस है निडल साइज का। कोर निडल बायोप्सी के अंदर हम वाइडर और हॉलो निडल को यूज में लेते हैं, और फाइन निडल एस्पायरेशन के अंदर हम थिन और हॉलो निडल को यूज में लेते हैं। वहां पे थिन निडल है, यहाँ पे वाइडर, थोड़ी वाइडर निडल के यूज में लिया जाता है। टिश्यू जो कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे हम एक पीस ऑफ टिश्यू को कलेक्ट करते हैं, और एफएनए के अंदर हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्स को, टिश्यू को या फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें, अब यहाँ पे जो वर्ड है कोर, वो क्यों बोला गया? कोर वर्ड का मतलब होता है इसके अंदर हम जो टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा लॉन्ग है, नैरो पीस ऑफ टिश्यू है, इसलिए उस वर्ड को किया गया है कोर, कि यहाँ पे हम एक कोर सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एरियाज ऑफ द बॉडी, सीएनबी जो होता है वो मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट की बायोप्सीज को कलेक्ट करने में किया जाता है, और जो एफएनए होता है वो काफी बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जहां भी हमें लंप नजर आता है वहां पे परफॉर्म किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द कोनिडल बायोप्सी। अब है हमारी वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी। अब यहाँ पे भी वर्ड को कैच करिए, यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे बायोप्सी का कलेक्शन हो रहा है, मतलब टिश्यू का कलेक्शन हो रहा है, और वैक्यूम असिस्टेड है, मतलब यहाँ पे एक वैक्यूम सक्शन डिवाइस को यूज में लिया जा रहा है। जैसे सिरिंज भी क्या करती है, एक नेगेटिव क्रिएट करती है, नेगेटिव सक्शन, जिससे हम सक कर लेते हैं उस सैंपल को। यहाँ पे एक वैक्यूम डिवाइस को यूज में लिया जाएगा, और उस वैक्यूम के हेल्प से हम सैंपल को रिमूव कर लेंगे बॉडी से। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ आएगा। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट बायोप्सी को कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है कि यूएसजी प्रोब है। बेसिकली यूएसजी प्रोब को हम यूज में लेते हैं गाइडेंस के लिए। देखो इसके अंदर करते क्या है, जैसे ब्रेस्ट बायोप्सी है, इस ब्रेस्ट बायोप्सी में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक लंप, एक गांठ सी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका सैंपल कलेक्ट करना है और बायोप्सी सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम स्पाइरेट नहीं ले रहे, पूरा एक टिश्यू सैंपल हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को पहले तो हमने क्लीन कर लिया, एनेस्थीसिया दे दिया उस एरिया में, फिर हमें वहां पे कट बनाया, मतलब इंसीजन बनाया, एक कट लगाया। उस कट के थ्रू हमने क्या इंसर्ट कर दिया, एक प्रोब इंसर्ट कर दिया। वो जो प्रोब है वो फर्दर किससे कनेक्टेड है, हमारे वैक्यूम सक्शन डिवाइस से कनेक्टेड है। तो आपने प्रोब इंसर्ट कर दिया। अब आपको ये गाइडेंस चाहिए कि वो प्रोब मेरे उस टारगेट साइट तक, उस टारगेट लंप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उस गाइडेंस को हम किससे लेते हैं, कुछ मतलब यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में हम यूएसजी प्रोब को यूज में लेके ले रहे हैं। यूएसजी प्रोब क्या करेगा, आपको वहां की इमेजेस बताता रहेगा कि अंदर की तरफ लंप कहाँ है, और आपका जो प्रोब है वो कहाँ तक इंसर्ट हो गया, वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे हम यूएसजी प्रोब को यूज में ले रहे हैं, ये देखने के लिए वो प्रोब जो है उस एरिया तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जैसे हमें पता लग जाएगी टारगेट साइट तक पहुंच गया, तो हम सक्शन डिवाइस को ऑन कर देंगे, और सक्शन डिवाइस जो है वो वहां के सैंपल को, टिश्यू सैंपल को सक करके उसमें कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। वही हमारी टिश्यू बायोप्सी है, विच इज कलेक्टेड बाय वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी या वैक्यूम डिवाइस से। सो इट इज अ प्रोसीजर दैट रिमूव, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक वैक्यूम सक्शन डिवाइस है, ये डिवाइस। इसके आगे क्या कनेक्टेड है, ये प्रोब कनेक्टेड है, जो हमने इंसीजन, जो कट बनाया है उसके अंदर, उसके थ्रू हम इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। सो देखिए आप इमेजिन करके, मतलब इमेजिन करके समझ लीजिए कि प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है दैट रिमूव्स ए स्मॉल टिश्यू सैंपल। यहाँ पे टिश्यू सैंपल को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि बायोप्सी वर्ड ही आपको बता रहा है कि यहाँ पे टिश्यू सैंपल रिमूव हो रहा है फ्रॉम द ब्रेस्ट। इस एग्जांपल में जैसे हम ब्रेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ वैक्यूम सक्शन डिवाइस, राइट। इसमें क्या करेंगे, एक लोकल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद एक स्मॉल इंसीजन या कट बनाया जाएगा उस एरिया पे, उस साइट ऑफ कलेक्शन के एरिया पे हमने कट बनाया। उसके बाद एक होलो प्रोब को हम इंसर्ट करेंगे विच इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम डिवाइस, जो किससे कनेक्टेड है, आपके फर्दर वैक्यूम डिवाइस से कनेक्टेड है।
into the breast through a small cut by the using an imaging device to guide. उस कट के थ्रू हमने इंसर्ट कर दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली हम कैसे कलेक्ट करेंगे सैंपल को. द सैंपल इज देन रिमूव बाय जेंटल वैक्यूम सक्शन. वैक्यूम सक्शन से हम जेंटली उस सैंपल को रिमूव कर लेंगे. सो दिस इज वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी. नेक्स्ट आती है हमारी इमेज गाइडेड निडल बायोप्सी. इसके नाम से हमें समझ आ रहा होगा, अभी हमने वैसे तो सुपरफिशियल डिस्कस कर लिया है. इमेज गाइडेड बायोप्सी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप गाइडेंस ले रहे हो, कोई ना कोई आप डिवाइस को यूज में ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, उस गाइडेंस के अंडर आप क्या कर रहे हो, टिश्यू सैंपल का कलेक्शन कर रहे हो. तो देखिए यहाँ पे आपको यूएसजी प्रोब नजर आ रहा है, तो हम यूएसजी हुआ, सीटी हुआ, एमआरआई हुआ, इन सारी डिवाइसेस को यूज में लेके, इन सारे प्रिंसिपल्स को यूज में लेके हम क्या कर सकते हैं, सैंपल का कलेक्शन कर सकते हैं. जैसे देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये सीटी गाइडेड है. अब सीटी गाइडेड आपको नजर आ रही है, निडल जा रही है, ये है निडल, ये प्रोब हो सकता है, निडल हो सकता है. और यहाँ पे ये लंग्स है, बेसिकली हम लंग्स में से एक वहाँ पे लंप बन गया है, तो वहां से जैसे ये नजर आ रहा है, ये एक लंप है उसके अंदर, वहां से हमें सैंपल को कलेक्ट करना है. तो हमें इमेज के थ्रू, जैसे हम प्रोब वहां पे मूव करते जा रहे हैं और सामने हमारी इमेज आती जा रही है स्क्रीन के ऊपर, उनके डॉक्टर के सामने, तो उनको पता लगता जा रहा है कि वो जो निडल है वो कहाँ तक इंसर्ट हो रही है. ठीक है, तो अगर हम ऐसी कोई बायोप्सी का कलेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई टिश्यू कलेक्शन कर रहे हैं जिसमें हमें इमेज गाइडेंस मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं इमेज गाइडेड निडल बायोप्सी, जिसमें हम यूज तो निडल दे रहे हैं. सो इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर. इन्वेजिव मतलब जिस प्रोसीजर के अंदर हम कट लगाते हैं, कट आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे निडल भी डालोगे तो भी कट लगेगा, आप प्रोब भी इंसर्ट करोगे तो भी आप कट लगेगा. प्रोब बेसिकली क्या होता है, जो मतलब थोड़ी जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसे हम प्रोब बोलते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं और काफी थिनर होते हैं, तो उसको हम प्रोब बोलते हैं. सो इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर दैट यूजेस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है टू गाइड एन निडल को गाइडेंस देने के लिए, इनटू द बॉडी टू रिमूव टिश्यू और फ्लूइड फॉर टेस्टिंग, जिससे हम टिश्यू या फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए. सो इमेजिंग टेक्नोलॉजी लाइक सीटी स्कैन्स, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड्स, दीज टेक्निक्स आर यूज्ड इन इमेज गाइडेड बायोप्सीज. सेकेंड है हमारा एंडोस्कोपिक बायोप्सी. अब एंडोस्कोपिक बायोप्सी से वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे एंडोस्कोप यूज में लिया जा रहा है. एंडोस्कोप बेसिकली आपका एक फ्लेक्सिबल डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो उस एंडोस्कोप का मतलब क्या है, एंडो मतलब ऐसा एक डिवाइस है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप एंडो मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, और स्कोप मतलब देखने के लिए कि अंदर क्या प्रॉब्लम है. जैसे वो एग्जांपल, पेशेंट को जीआईटी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, अब मैं उसको सैंपल कलेक्शन कैसे करूं, तो मैंने क्या यूज में लिया, एक एंडोस्कोप डिवाइस यूज में लिया, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको मैंने यूज में लिया. उस एंडोस्कोप से फर्दर आगे कनेक्टेड रहते हैं कैमरास, कनेक्टेड रहते हैं, या फिर जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको टिश्यू को भी कलेक्ट करना है, वो भी कनेक्टेड रहता है. ऐसी डिवाइस को हमने क्या करा, उसके जीआईटी ट्रैक के अंदर, मतलब इसोफेगस के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया. जैसे ही वो एंडोस्कोप उसकी इसोफेगस के थ्रू अंदर की तरफ जाएगा, वहां पे कैमरास अटैच है, तो कैमरा आपको अंदर से इमेज भेजता रहेगा कि अंदर क्या, आपको जो अंदर का एरिया है उसकी इमेज बाहर भेजते रहेंगे. उस कोई सी भी इमेज में आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सस्पेक्टेड एरिया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उस जगह का आपको क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है. तो उस एंडोस्कोप के जहाँ पे वो कैमरा लगा है उसके साथ ही साथ वहां पे क्या अटैच है, आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट अटैच है, जो क्या करेगा, उस एरिया के टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी होती है बेसिकली. तो इसके प्रोसीजर में क्या होता है, a procedure that involves taking a tissue sample from the body by using an endoscope. ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर हम एंडोस्कोप यूज में ले रहे हैं टिश्यू कलेक्शन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक बायोप्सी. यहाँ पे टिश्यू कलेक्शन हुआ है लेकिन एंडोस्कोप को यूज में लेकर हुआ है. ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कीप द पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट को हमने कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दिया है या लेटा दिया है, जैसे भी कंफर्टेबल है. अ डॉक्टर इंसर्ट्स ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, ठीक है, जिसको हम एंडोस्कोप बोल रहे हो, एक थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, उसको इंसर्ट करते हैं. ये जो एंडोस्कोप है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है. नेचुरल ओपनिंग से भी कर सकते हैं और स्मॉल इंसिजन बना के भी कर सकते हैं. नेचुरल ओपनिंग्स मतलब जैसे वो एग्जांपल, अगर हमें जीआईटी ट्रैक मतलब अपर एब्डोमेन एरिया का अगर आपको सैंपल लेना है, तो आपने ईसोफेगस के थ्रू, एक नेचुरल ओपनिंग है पेशेंट की या उस ह्यूमन बॉडी की, तो आपने उसके थ्रू एंडोस्कोप को इंसर्ट कर दिया. आपको लोअर एब्डोमेन का मतलब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का सैंपल लेना है, तो आप रेक्टम के थ्रू इंसर्ट कर दोगे उस एंडोस्कोप को. तो ये तो नेचुरल ओपनिंग्स हुई. या फिर नेचुरल ओपनिंग्स नहीं है, फिर भी आपको उस एरिया का कलेक्शन करना है, वहां पे कोई नेचुरल ओपनिंग्स नहीं है, तो फिर आप इंसीजन कट लगा के एक ओपनिंग बनाएंगे
और उसके थ्रू एंडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं डॉक्टर, ठीक है। द एंडोस्कोप हैज अ कैमरा, एंडोस्कोप पे कैमरा लगा होगा, कुछ स्पेशल टूल्स होंगे, कैमरा की हेल्प से हम देख पाएंगे और स्पेशल टूल जो कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट हुआ उसके थ्रू हम रिमूव कर पाएंगे टिश्यू सैंपल को। द एंडोस्कोप कैमरा इज यूज टू व्यू द ऑर्गन और बॉडी एरिया फॉर एबनॉर्मल या सस्पिशियस एरियाज को देखने के लिए हमने कैमरा अटैच कर रखा है और स्मॉल कटिंग टूल को वहाँ अटैच कर रखा है जिससे हम वहां से क्या ले सकें, टिश्यू सैंपल ले सकें उस सस्पेक्टेड एरिया से। उसके बाद जो टिश्यू सैंपल है उसको रिमूव कर लिया जाएगा और भेज दिया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर उसके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी बेसिकली नाम से क्या समझ आ रहा है कि इसके अंदर स्किन का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसीजर दैट रिमूव्स अ स्मॉल सैंपल ऑफ स्किन टू हेल्प डायग्नोस स्किन कंडीशन। स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो स्किन कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए हम क्या कलेक्ट करेंगे, स्किन बायोप्सी को कलेक्ट करेंगे। तो स्किन बायोप्सी में सबसे पहले आती है हमारी शेव बायोप्सी। शेव बायोप्सी के वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, शेव का मतलब क्या होता है, स्किन के ऊपर वाली चीजों को रिमूव करने को हम शेविंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर उस पेशेंट के यहाँ मतलब स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज हुई, कोई ऐसा लेजन आपको नजर आ रहा है जिसको आपको कलेक्ट करना है, वहां से रिमूव करना है और उसको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो आप शेविंग कर दोगे उस एरिया को, तो सिंपली वही शेव बायोप्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्किन के ऊपर की तरफ कोई चीज नजर आ रही है और शार्प ऑब्जेक्ट से, मतलब शार्प होना चाहिए, उसके जो एंड्स हो थोड़े फ्लैट होने चाहिए जिससे इजीली कट हो जाए, जैसे स्कैल्पेल हुए, हमारे रेजर्स हुए, इन सबको यूज में लेके हम क्या करेंगे, उस स्किन बायोप्सी को, उस एरिया को रिमूव कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये लेजन है स्किन की ऊपर ये वाला, तो आपने यहाँ पे एक ब्लेड को यूज में क्या कर लिया है, मतलब वो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको एरिया को रिमूव कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, वो एक टिश्यू सैंपल आ गया। तो दिस इज शेव बायोप्सी। प्रोसीजर क्या होता है शेव बायोप्सी का, सबसे पहले हम क्लीन करेंगे उस एरिया को जहाँ से आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया को देके नम कर दिया जाएगा, उसके बाद शेव करा जाएगा, शेव ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, मतलब टॉप लेयर, स्किन की टॉप लेयर से रिमूव किया जाता है, वो डॉक्टर बहुत उसको मॉनिटर करके करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी उसको स्टॉप करा जाएगा बाय अप्लाइंग प्रेशर या फिर ऑइंटमेंट लगा के या केमिकल्स को कुछ केमिकल चीज़ को लगा के वहाँ पे स्टॉप, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको स्टॉप किया जाएगा और वहाँ पे जो घाव हो गया है उसको क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ शेव बायोप्सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी में बेसिकली क्या किया जाता है, इमेजिन करिए जैसे आपको यहाँ पे स्किन से कलेक्ट किया जा रहा है सैंपल, अब आपको क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल शेप में टिश्यू को कलेक्ट करना है। तो इसके अंदर ना इस तरीके से, उसको हम पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो वो हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज में ले रहे हो ना, वो एक तो यहाँ से क्या होगा, शार्प होगा, हॉलो होगा और इस तरीके से उसमें स्पेस होगी, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप क्या करेंगे, उस पेशेंट की स्किन के अंदर इंसर्ट करेंगे, जैसे आपने टारगेट है यहाँ पे आपको इस वाले एरिया का, बेसिकली यहाँ से आपको इतना सैंपल लेना है सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे उस टारगेट एरिया पे, उसको ट्वर्ल्ड मोशन में इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो ये चीज शार्प है ना, तो वो क्या करेगी, उस टिश्यू को, मतलब बेसिकली हमने डर्मिस लेयर को क्रॉस कर लिया, मतलब सबक्यूटानियस फैट लेयर तक हम गए और वहां तक आपने क्या कर लिया, टिश्यू सैंपल को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे टिश्यू आया इसके अंदर यहाँ तक आ जाएगा। अब जो टिश्यू आप रिमूव करोगे सिलेंड्रिकल शेप का टिश्यू होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पंच बायोप्सी बोलते हैं। सो इट इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट रिमूव्स ए स्मॉल राउंड पीस, ठीक है, स्मॉल और राउंड पीस स्किन का कलेक्ट किया जाता है और अदर टिश्यू टू चेक फॉर इन्फेक्शन, डिजीज और स्किन कंडीशंस को चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये अलग अलग डायामीटर्स के होते हैं, जैसे काफी पतला भी होगा, थोड़ा ज्यादा डायामीटर का भी होगा, डिपेंड करता है आपको वहां का कितना टिश्यू सैंपल चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ए मेडिकल प्रोफेशनल यूजेस ए शार्प, वो शार्प होता है इंस्ट्रूमेंट, हॉलो होगा, बीच में उसमें जगह होगी, सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम बायोप्सी पंच भी बोलते हैं, टू रिमूव द टिश्यू सैंपल, द टिश्यू इज देन एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसका प्रोसीजर क्या रहता है, जैसे वो एग्जांपल देखिए, ये हाथ है, पेशेंट का हैंड है जिसमें हमें इस एरिया से कलेक्ट करना है सैंपल को, ठीक है। तो हमने क्या करा, द एरिया टू बी बायोप्साइड शुड बी सिलेक्टेड, उस एरिया को जहां से भी हमें बायोप्सी कलेक्ट करनी है हमने उस एरिया को सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने उस एरिया को क्लीन करा और वहां पे एनेस्थीसिया इंसर्ट करा, इंजेक्ट करा, जिससे पेशेंट को पेन फील ना हो।
द स्किन सराउंडिंग द बायोप्सी साइट इज स्ट्रेच विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। मतलब जैसे आपको इस एरिया से कलेक्ट करना है तो उस एरिया को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे डॉक्टर, ठीक है, जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो उसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद जो पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्टिकली, जैसे पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्टिकली ऐसे रखा जाएगा ओवर द स्किन एंड रोटेटेड डाउनवर्ड, उसको रोटेट डाउनवर्ड भी जाएगा वो रोटेटेड करते हुआ बाय यूजिंग अ ट्विर्लिंग मोशन। इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। Then once the instrument has penetrated the dermis layer को क्रॉस कर गया और कहाँ तक पहुंच गया, सबक्यूटेनियस फैट तक, तो उसको टिश्यू सैंपल को हम रिमूव कर लेंगे या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को आप रिमूव कर लोगे। द सिलेंड्रिकल स्किन स्पीशीमैन इज टेकन बाय फोर्सेप और बाय सीजर, और फिर वो आपका सैंपल निकल गया, उसको फोर्सेप से या सीजर से आप रिमूव कर लीजिए। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रहा वो एरिया, आपने ट्विर्लिंग मोशंस में ट्विर्लिंग करते हुए उसको इंसर्ट करा, उसके बाद जो ये सैंपल निकला ये सिलेंड्रिकल शेप में, इसको फोर्सेप्स से या फिर सीजर से आपने क्या कर लिया, वहां से रिमूव कर लिया और उस बायोप्सी सैंपल को आपने लेबोरेटरी में भेज दिया। बाय यूजिंग अ फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर डाल के हम उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं उसकी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज द पंच बायोप्सी। नेक्स्ट है हमारी सिंपल है इंसिजनल एंड एक्सीजनल बायोप्सी। इंसिजनल और एक्सीजनल बायोप्सी में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, कि अगर आप कोई लंप का, कोई गांठ का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उस गांठ का या उस लंप का आपको थोड़ा सा कलेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये पूरा लंप है, ठीक है, अब इस लंप का मुझे इतना सा पार्ट कलेक्ट कर रही हूँ अगर मैं, तो उस मेथड को मैं इंसिजनल बायोप्सी बोलूंगी। अगर मैं उस पूरे लंप का थोड़ा सा पार्ट कलेक्ट करा जा रहा है तो वो इंसिजनल बायोप्सी है। और उसी गांठ को, उस लंप को पूरा कलेक्ट कर रहे हो और आसपास का एरिया भी कलेक्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सीजनल बायोप्सी, ठीक है। So incisional biopsy, in this biopsy a small piece of tissue is removed from an area of abnormal tissue, जैसे कि लंप या ट्यूमर, अगर स्मॉल कुछ ही एरिया हम कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज इंसिजनल बायोप्सी। और अगर वहां से हम एंटायर एबनॉर्मल टिश्यू मास को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो लंप हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आप एंटायर टिश्यू को, एंटायर लंप को कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज एक्सीजनल। एंटायर के साथ साथ आप वहां के स्मॉल मार्जिन को भी कलेक्ट कर रहे हो, स्मॉल मार्जिन जैसे आसपास का थोड़ा एरिया, उसको हम क्लिनिकल मार्जिन भी बोलते हैं, अगर वहां को भी कलेक्ट कर रहे हो तो दिस इज एक्सीजनल बायोप्सी। नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट, दैट इज बोन मैरो बायोप्सी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बोन मैरो का सैंपल कलेक्ट करेंगे। बोन मैरो सिंपली क्या है, जो हमारी बोन्स होती है उसके सेंट्रल में एक एरिया होता है बोन मैरो, जिसका मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो अगर मेरे ब्लड सेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस पेशेंट के ब्लड सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ब्लड सेल डिसऑर्डर है या कोई बोन मैरो डिसऑर्डर है, तो वहां के एग्जामिनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बोन मैरो सैंपल चाहिए होगा। अब बोन मैरो जो एग्जामिनेशन होता है वो बेसिकली एस्पायरेट से भी होता है, जिसमें हम एस्पायरेट भी कलेक्ट करते हैं, उस बोन मैरो का एस्पायरेट मतलब फ्लूइड पार्ट भी कलेक्ट करेंगे, और बोन मैरो का हमें टिश्यू भी कलेक्ट करना होता है तो बोन मैरो बायोप्सी भी होती है, ठीक है। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में दोनों प्रोसीजर्स होती हैं, बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन मैरो बायोप्सी। तो इसके अंदर हम दोनों चीज समझेंगे, बोन मैरो एस्पायरेट कैसे कलेक्ट किया जाता है, बोन मैरो बायोप्सी कैसे कलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, इट इज ए प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग ए स्मॉल सैंपल को हम रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द बोन मैरो, मेनली कलेक्टेड फ्रॉम द हिप बोन्स। मेनली कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, हिप बोन से कलेक्ट किया जाता है, टू डायग्नोज कंडीशंस दैट अफेक्ट योर ब्लड, या फिर बोन मैरो को अफेक्ट करिएगा कोई कंडीशंस तो हम ये कलेक्शन करते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले पेशेंट का प्रिपरेशन होता है जिसमें हम क्या करेंगे, द पेशेंट पोजीशन मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द बोन दैट इज यूज्ड, मतलब पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में आपको प्रिपेयर करना होगा। अब पोजीशन डिपेंड करती है कि आप कौन सा, पूरी बॉडी में से कौन से बोन को सेलेक्ट कर रहे हो सैंपल कलेक्शन के लिए। मे बी आस्क्ड टू लाई ऑन द साइड, हो सकता है कि आप पेशेंट को, मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, तो आप पेशेंट को एक साइड में इस तरीके से लेटा सकते हैं या फिर स्टमक के सहारे से भी लेटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिप बोन को यूज में ले रहे हैं तो फिर स्टमक के साइड से आप उसको लेटाएंगे पेशेंट को, अगर हम पेल्विस बोन को यूज में ले रहे हैं तो। द स्किन ओवर द बायोप्सी साइड विल बी क्लीन। अब जो बायोप्सी की साइड है जहां से भी आप कलेक्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कलेक्ट करना चाह रही हूँ पेशेंट का बोन मैरो सैंपल, तो उस एरिया को मैं क्या करूंगी, क्लीन करूंगी। देन द डॉक्टर इंजेक्ट्स अ लोकल एनेस्थीसिया, वहां पे लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाएगा क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। यहाँ पे क्या होता है, बोन्स के थ्रू आपको इंसर्ट करनी होती है निडल को या प्रोब को, तो बेसिकली बहुत पेनफुल होता है, तो आप एनेस्थीसिया लगाएंगे पेशेंट को। उसके बाद एक स्मॉल कट बनाया जाएगा, तो ये हम नेचुरल ओपनिंग से तो नहीं निकाल रहे हैं सैंपल, तो हमें वहां पे क्या बनाना होगा, एक स्मॉल कट बनाना होगा जिसको इंसिजन बोलते हैं। मे बी मेड ओवर द बायोप्सी साइड बाय यूजिंग स्कैल्पेल को यूज में लेके हम ये कट बना सकते हैं। उसके बाद जो बायोप्सी निडल है उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा थ्रू द बोन्स एंड इनटू द बोन मैरो, ठीक है।
बेसिकली जब डॉक्टर उसको इंसर्ट करते हैं ना नीडल को सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो पहले शुरुआत में थोड़ी टफ बोन्स आती है जिसे हम कॉर्टिकल बोन्स भी बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी स्पॉन्जी, थोड़ी सॉफ्ट बोन्स आती हैं, फिर उसके बाद मैरो आता है। तो जब वो डॉक्टर कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको फील होता है कि जब वो इंसर्ट कर रहे होते हैं ना नीडल को, तो उनको काफी रेजिस्टेंस फील होता है, फिर थोड़ा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और फिर जैसे ही बोन मैरो में पहुंच जाती है नीडल, तो वो रेजिस्टेंस एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस फील से उनको आइडिया लग जाता है कि हमारी जो निडल है वो कहाँ तक पहुंच गई, उस बोन मैरो साइड तक पहुंच चुकी है, उस रेजिस्टेंस की फीलिंग से ही। सबसे पहले अब देखिए, अगर एक ही पेशेंट में मुझे एस्पायरेट भी कलेक्ट करना है और उसी पेशेंट से मुझे बायोप्सी भी कलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपको एक ही पेशेंट में दोनों चीज करनी है कि एस्पायरेट भी कलेक्ट कर रहे हो, उसका फ्लूइड भी कलेक्ट कर रहे हो, वहां से टिश्यू सैंपल को भी कलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले एस्पायरेशन कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद हम बायोप्सी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट का प्रिपरेशन हो गया, हमने क्लीन कर दिया, सेलेक्ट कर लिया साइट को, पेशेंट को सबसे पहले उसकी इजी कंफर्टेबल पोजीशन में उसको लेटा दिया, उसके बाद हमने क्लीन कर दिया, एनेस्थीसिया लगा दिया, अब हमने वहां पे कट भी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एस्पायरेट कलेक्ट करेंगे। तो एस्पायरेट को कैसे कलेक्ट किया जाता है, बोन मैरो एस्पायरेशन इज यूजुअली डन फर्स्ट, पहले की जाती है अगर हम बायोप्सी भी कर रहे हैं तो। The doctor will use a syringe to pull a small liquid sample of the bone marrow cells through the needle। ठीक है, किया क्या, एनेस्थीसिया लगा दी, उसके बाद निडल इंसर्ट कर दी, पहले वो कॉर्टिकल बोन से, थोड़ी टफ बोन से स्पॉन्जी बोन को क्रॉस करती करती बोन मैरो में चली गई। अब आपकी मतलब फिक्स हो गई है वो निडल की वहां तक पहुंच गई। अब आप क्या करेंगे, उस निडल से पीछे की तरफ सिरिंज को अटैच करेंगे, और सिरिंज के प्लंगर को इस तरीके से खींचकर आप क्या कर लोगे, वो जो फ्लूइड सैंपल है वो एस्पायरेट कर लोगे। ठीक है, यही सिंपल है। एंड प्रिपेयर सेवरल स्लाइड्स, और जो आपके पास सैंपल आ गया उससे इस तरीके से काफी सारी स्लाइड्स बना ली जाती है, क्योंकि बोन मैरो कलेक्शन बार बार नहीं होता है, तो हम काफी सारी नंबर ऑफ स्लाइड्स बना लेते हैं जितना भी हमारे पास फ्लूइड आता है। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बोन मैरो सैंपल आफ्टर स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी, ये जो बना ली है स्लाइड्स, इसकी हमने स्मीयर्स बना लिया, उसके बाद इसकी स्टेनिंग करी जाती है और फिर इसकी माइक्रोस्कोपी करके इसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लीजिए, एनेस्थीसिया लगा दिया, उसके बाद हमने इस तरीके की निडल को यूज में लिया है। अलग अलग तरीके की निडल्स आती हैं, थोड़ी स्पेशल निडल्स होती हैं बोन मैरो कलेक्शन में। जब हम बोन मैरो बायोप्सी को बहुत डिटेल में समझेंगे ना बीएमई एग्जामिनेशन को, बोन मैरो एग्जामिनेशन में, तब वो निडल्स को भी कवर करेंगे। यहाँ पे अभी हम सुपरफिशियल डिस्कशन कर रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि वहां पे एनेस्थीसिया लगा दिया है, अब वो निडल को डाला जा रहा है, जिसको एग्जांपल जामशेदी निडल्स को भी यूज में लिया जाता है। तो उस निडल को इंसर्ट कर दिया, निडल अपनी जगह तक पहुंच गई, उसके बाद हमने सिरिंज कनेक्ट कर ली, देखो उस तरीके से निडल को इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे सिरिंज को उन्होंने अटैच कर दिया उस निडल से, और सिरिंज में क्या ले लिया, ये एस्पायरेट सैंपल कलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्लंगर की हेल्प से। देन जब हमारा स्पाइरेट कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम बोन मैरो बायोप्सी को कलेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, द डॉक्टर विल रिमूव ए स्मॉल सॉलिड पीस ऑफ बोन मैरो बाय यूजिंग अ स्पेशल निडल। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो डॉक्टर हैं अब क्या करेंगे, वो निडल जो है हमारी वहां पे अटैच हो गई है, एक सेकेंड, तो हम क्या कर रहे हैं, बोन मैरो बायोप्सी का कलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वो निडल इंसर्ट कर रखी है, सिरिंज से हमने स्पाइरेट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल निडल्स को यूज में लेके, जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपकी निडल है, ठीक है, जो आपने पहले वहां पे आपने फिक्स कर दी थी इंसर्ट करके। ठीक है, यहीं पे आपने सिरिंज कनेक्ट करके आपने सैंपल ले लिया, तो वही ये निडल है। अब इस निडल, ये हॉलो निडल है, ठीक है, तो इस निडल के अंदर से हम कुछ स्पेशल निडल्स को इंसर्ट करते हैं बायोप्सी सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो जो स्पेशल निडल्स हैं वो इसके थ्रू जाती हैं वहां बोन मैरो तक। ठीक है, उसके उस निडल के आगे की तरफ ना शार्प होता है काफी एरिया, जो एरिया होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये काफी शार्प एरिया होता है। इस टाइप की निडल को हम इसके अंदर से इंसर्ट करते हैं, जो कहाँ जाती है, उसकी बॉडी तक चली जाती है, और फिर उसको रोटेट करते हैं, जिससे वो वहां के टिश्यू सैंपल को क्या कर ले, शार्प है तो टिश्यू के सैंपल को वहां पे रिमूव कर लेगी और कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बायोप्सी का कलेक्शन होता है। तो बायोप्सी कलेक्शन हम कैसे करते हैं, द डॉक्टर विल रिमूव अ स्मॉल सॉलिड पीस, इसके अंदर एक स्मॉल सॉलिड पीस ऑफ टिश्यू को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बोन मैरो बाय यूजिंग स्पेशल निडल्स with a hollow out center to capture a small piece of the sponge like tissue from your marrow। ठीक है, मतलब hollow out बेसिकली इस वाली चीज को बोला जा रहा है कि ये जो एरिया होता है काफी शार्प होता है, और उससे क्या कर लेते हैं, उस टिश्यू सैंपल को उस शार्प ऑब्जेक्ट को यूज में लेके कट करके रिमूव कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ बायोप्सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोर बायोप्सी। ये जो बायोप्सी है वो कोर बायोप्सी का भी एग्जाम्पल है। कोर बायोप्सी में सिलेंड्रिकल शेप के टिश्यूज को रिमूव कर रहे थे ना, देखो डायग्राम में,
इस तरीके के टिश्यू सैंपल आपको मिल जाते हैं बोन मैरो बायोप्सी से। तो ये भी कोर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये बोन मैरो बायोप्सी बेसिकली आपका कोर बायोप्सी का भी एक एग्जाम्पल है। द बायोप्सी निडल विल बी रिमूव, आपने जैसे कलेक्ट कर लिया बायोप्सी निडल को आप रिमूव कर लोगे। फर्म प्रेशर विल बी अप्लाइड टू द बायोप्सी साइट फॉर अ फ्यू मिनट्स अंटिल द ब्लीडिंग हैज स्टॉप। वहां से काफी ब्लीडिंग हो रही है, आप बोन मैरो तक गए हो, तो वहां पे हम कुछ मतलब जो डॉक्टर है वो थोड़ा एक प्रेशर लगाएंगे जिससे वो ब्लीडिंग जब तक रुक नहीं जाए। उसके बाद स्टेराइल बैंडेज या ड्रेसिंग कर दी जाएगी उस एरिया पे। द बोन मैरो बायोप्सी जो सैंपल लिया है उसको हम फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे, रख देंगे, और उसके बाद उस सैंपल को हम कहाँ भेज देंगे, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर भेज देंगे। ठीक है, सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सीज को डिस्कस करा। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।